नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। इकबाल के कौमी तिराने के तौर पर इस नज़म को हम अक्सर सुनते और सुनाते हैं और इसके ज़रिए देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत भी होते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जो शायरी हमें जोड़ती है, जिस शब्द से हम जुड़ते हैं, वो हिंदी है। बावजूद इसके इस भाषा की स्वीकृति में विरोध के स्वर भी अक्सर उठते रहे हैं। चाहे मामला 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा में हिंदी में शपथ लेने का हो या फिर दक्षिण भारत में हिंदी के विरोध को लेकर आंदोलन का, क्या कहीं ना कहीं हिंदी का विरोध कर हम खुद ही इसके बढ़ने में रुकावट नहीं बन रहे हैं? निसंदेह हिंदी हिंदुस्तानियों की पहचान है, ठीक वैसे ही जैसे चीनी भाषा चीन की पहचान है। बावजूद इसके हम हिंदी भाषा को लेकर श्रेष्ठता और निजता की बात करते रहे हैं। क्या नई सरकार के इस कदम का स्वागत नहीं करना चाहिए, जिसमें इंग्लिश के बजाय हिंदी को तरजीह देने की बात की गई है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को अपनाकर एक मजबूत संदेश पूरे विश्व को देना जरूरी नहीं है? आज का मुद्दा हिंदी हंगामा है क्यों बरपा पर अपने मेहमानों के साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देश की सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार हिंदी को उसका सही स्थान देने की कवायद में जुटी दिख रही है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, हिंदी को प्रमुखता दी जाए। लेकिन जयललिता, करुणानिधि से लेकर उमर अब्दुल्ला सरीखे नेताओं को ये पसंद नहीं। उन्हें लग रहा है कि मोदी सरकार देश पर हिंदी थोपने में जुटी है। सवाल है कि ये विरोध सिर्फ राजनीतिक तो नहीं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदी प्रेम जग जाहिर हो चुका है। देश में हर तरफ उनके भाषण हिंदी में हुए हैं। यहाँ तक कि भूटान की संसद को भी प्रधानमंत्री ने हिंदी में संबोधित किया। विकास के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए जनादेश दिया। लेकिन अब हिंदी पर ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश को लेकर हंगामा होता दिख रहा है। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, दफ्तरों, बैंकों और सोशल मीडिया पर खुले आधिकारिक अकाउंट पर होने वाले हर संवाद में हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें हिंदी को तरजीह दी जाए। मोदी सरकार में हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने वाली बात सामने क्या आई, विरोध के सुर भी उभरने लगे। सबसे पहला विरोध डीएमके प्रमुख करुणानिधि की ओर से दिखा, जो 1960 के दशक में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन चला चुके हैं। करुणानिधि का कहना है कि मोदी सरकार की यह हिंदी थोपने की योजना है। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार के इस कदम को गैर हिंदी भाषियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। तमिलनाडु में विरोध के सुर सबसे ज्यादा उभरते दिख रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री जयललिता और पीएम के प्रमुख रामदास भी शामिल हैं। जयललिता ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सोशल मीडिया पर आधिकारिक संवाद अंग्रेजी में ही होनी चाहिए, जबकि रामदास का कहना है कि हिंदी थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि सभी 22 आधिकारिक भाषाओं के इस्तेमाल की आज़ादी रहनी चाहिए। गौर करने वाली बात है कि इसी तमिलनाडु के मद्रास हाई कोर्ट में हाल ही में दायर एक जनहित याचिका में 2006 के करुणानिधि सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें 10वीं क्लास तक तमिल में पढ़ाई को अनिवार्य बनाया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस अनिवार्यता को हटाया जाए, क्योंकि उनके बच्चे हिंदी और दूसरी भाषाएं सीखकर ही दूसरे राज्यों में नौकरी पा सकते हैं। लेकिन हिंदी पर विरोध के सुर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के कुछ नेता उठाने में जुटे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। देखिए, हमारी रियासत में हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो दो हैं, उर्दू है और अंग्रेज़ी है। हम तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते रहेंगे ना। जो हिंदी इस्तेमाल करना पसंद करें वो करें, लेकिन हमारा मुल्क इतना बड़ा है, आप एक मजहब, एक ज़बान, एक तरह जो है लोगों पे ठोस नहीं सकते हो। जो लोग हिंदी इस्तेमाल करना चाहें वो करें, जिन लोगों की मातृ ज़बान कोई और है वो दूसरी ज़बान इस्तेमाल करें। मामले पर उठे विरोध पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार की सफाई पेश करते हुए कहा है कि हिंदी को बढ़ावा का मतलब दूसरी भाषाओं को कमतर करार दिया जाना नहीं है।
केंद्रीय स्तर के सरकारी कामकाज में अब तक हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े तक सीमित रही है, जो एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं। सरकार अपने कदम को राजभाषा को उसकी सही पहचान दिलाने की कोशिश बता रही है। सवाल है, इसका विरोध कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। हिंदी हंगामा है क्यों बरपा, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से हिमांशु पटेल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पत्रकार सरस्वती चंद्र आचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार का ये कदम हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, कामकाज में हिंदी को तरजीह देने का, आप किस रूप में इस कदम को देखते हैं? जब आप हिंदी के बारे में पूछ रहे हैं तब मुझे मेरे बचपन का वो दिन याद आता है जब स्कूल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैंने कुछ पंक्तियां गाई थी कि राष्ट्रभाषा हिंदी, संतान हम तुम्हारे, मिलके करते हैं वंदन, स्वीकार ना हमारे। आज ये संतान इस देश के इतने बड़े हो चुके हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी पर ही बवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आप से ये जानना चाहेंगे, आप उचित कहाँ तक मानते हैं इस तरह से आवाज बुलंद करना या विरोध के स्वर को बुलंद करना? करुणानिधि और जयललिता, साथ ही साथ और भी अन्य नेता जो आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिंदी विश्व की सबसे बड़ी बोली जाने वाली तीसरी भाषा है और इस देश में 45% लोग ऐसे हैं जो या हिंदी जानते हैं, बोलते हैं या बोल सकते हैं जी। जहाँ तक हिंदी के लिए सरकार ने जो पहल की है उसका सवाल है, वहाँ तक इंग्लिश वर्सेस हिंदी का अगर सवाल है तो सरकार की बात सही है, लेकिन हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेजेस का सवाल है तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए या कंसेंसस, सर्वसम्मति लेके कुछ कदम उठाना चाहिए। आप कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में एक बोर्ड लगा है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, उसमें हिंदी आप रखते हैं, इंग्लिश हटा के स्थानीय भाषा में कर देते हैं, चलेगा। लेकिन आप इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं या सिर्फ हिंदी को बढ़ावा देते हैं, स्थानीय भाषा को निकाल देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जी हिमांशु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सरकार की ये कोशिश के कामकाज में हिंदी को इस्तेमाल किया जाए, हिंदी को बढ़ावा मिले, आप इस कदम को किस रूप में देखते हैं? मोदी सरकार की इस पहल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पहल मोदी सरकार की नहीं है जी। ये पहल सबसे पहले कांग्रेस ने 1937 में शुरू की थी जी। जब मद्रास में साउथ वेल्ट बोलते हैं, हिंदी बेल्ट नहीं, साउथ वेल्ट बोलते हैं, वहाँ पे 1937 में कांग्रेस जब जीत के आई थी तब वहाँ के जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर मिस्टर राजा जी, तो उन्होंने ये शुरुआत की थी हिंदी को इम्प्लीमेंट करने की। फिर उसके बाद वहाँ एजिटेशन हुआ था और पहली एजिटेशन अगेंस्ट हिंदी वहाँ से चालू हुई थी मद्रास में, जो आजादी से पहले की बात है, और वहां से ये लैंग्वेज का इश्यू चल रहा है। तो सबसे पहली शुरुआत कांग्रेस ने की थी। साउथ नहीं, मैं पूरे बता रहा हूं। बात सही है आपकी, कांग्रेस ने की, बावजूद इसके इतना फिसड्डी क्यों रहे? नहीं, बराबर है। तो आगे का हिस्ट्री भी आप उसको देखें कि वो उस टाइम पे जो एजिटेशन हुआ था और उस टाइम पे प्री इंडिपेंडेंस था, तो तब हिंदी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सभी स्कूल और कॉलेजेस में वहाँ इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो एजेंडा भी लाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ मूवमेंट हुई थी कि अगर हम हिंदी को इतना बढ़ावा देते हैं तो साथों साथ हमारे जो इंग्लिश, क्योंकि वहाँ और जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज थी उसकी रीजनल लैंग्वेजेस, तो उसको भी बढ़ावा देने की बात चली थी। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने की बात हुई, उस टाइम पे भी इंग्लिश और हिंदी की बात हुई थी कि जो क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल्स था, तो उन्होंने इंग्लिश में वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस किया था। तो उसके बावजूद भी वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का जो इश्यू था 15 साल चला था और 1965 में वो इश्यू सेटल हुआ था। तो इश्यू भी ऐसे भी सेटल हुआ जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बाहर निकाला 1963 में, और उसमें कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं, दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज। ये इतिहास आपने कांग्रेस पार्टी का इतिहास बता रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी का नहीं, मैंने हिंदी का इतिहास बताया। हिंदी का इतिहास बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से, सरकारों की तरफ से कोशिशें की गई, बावजूद इसके पुरानी सरकारों को देखा जाए या कांग्रेस पार्टी की सरकारों को देखा जाए तो हिंदी बस हिंदी दिवस के रूप में ही महदूद रह गया, लिमिट उसके बस वहीं तक बंद के रह गए, और बोलचाल में आमूमन जो है इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल होता रहा है। आज देखिए इंग्लिश स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है, तो ऐसे में हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी लैंग्वेज चीन के बाद, अब इश्यू ये खड़ा होता है कि अभी हिंदी क्यों बात हुई,
कोई मिनिस्टर अगर हिंदी नहीं जानता हो और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने बेनिफिट के लिए नहीं, इम्प्लीमेंट सवाल करवाने के लिए नहीं, वो बात अलग है। मेरी बात समझो, हिमांशु जी, ये सवाल बात यहाँ पर ये उठ नहीं, रहा है मैं कि आपको आखिर बता रहा हूँ हिंदी का विरोध कि क्यों? हिंदी का विरोध नहीं, आप समझो पहली बात कि हर एक लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन होता है अपने भारत, सभी राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और चलाई जाती है बराबर। और डिफरेंस भी ऐसे हुआ हिंदी बेल्ट और नॉन हिंदी बेल्ट। अपने जैसे अभी इलेक्शन टाइम पे भी और सभी बात करते हैं, हिंदी बेल्ट में ये चल रहा है, इनका आगे है, नॉन हिंदी बेल्ट में नहीं है। तो ये डिमार्केशंस करने के लिए भी ये चलिए, तो आपका कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदी को बढ़ाने की कोशिश की थी उसी को बढ़ावा दे रही है भाजपा? कांग्रेस ने हिंदी जो नेशनल लैंग्वेज थी उस टाइम पे बात की थी बराबर, तो कांग्रेस ने उस टाइम पे भी बड़ा करने के लिए बात की थी। लेकिन जो नॉन हिंदी बेल्ट था साउथ साइड, तो वहाँ ऑपोज हुआ था। वहाँ ऑपोज इस तरह से हुआ था कि अगर ये हमारी हम जो आगे जो पढ़े हैं तो हम अब हिंदी नया चालू करेंगे तो हम कैसे उसको कोप अप कर पाएंगे, वो उस तरह से उनका विरोध हुआ था। और 1967 में जब मद्रास में एक राइट्स भी हुए थे, 70 लोग वो उसमें मर गए थे। उसके बाद से कांग्रेस की वहां पे सरकार नहीं आई थी, तो वो कांग्रेस ने पहल भी की थी सबके देशवासियों के बावजूद इसके। अभी देखिए, तो ओत लेते वक्त इंग्लिश ही में लेते हैं, बावजूद पहल जब करना होता है तो हम खुद अपने से पहल करते हैं, तो ये पहल तो दिखाई अक्सर नहीं देता है। बावजूद इसके आचार्य जी हमारे साथ अलग बात है, वो दिखावा के लिए हिंदी में बोलना, दिखावा के लिए देखिए, आप हिंदी में बात नहीं करेंगे, आप वोट नहीं लेंगे और आप बोलेंगे कि हम हिंदी को बढ़ावा देने कैसे मान सकते हैं? करना अलग बात है। आप समझो कि जो कांग्रेस ने एक्ट किया हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, वो सराहनीय है और उसने उसके लिए वो देश भी खोया। आचार्य जी से यही सवाल कर लेते हैं, भाजपा की ये कोशिश और सरकार इससे पहले कांग्रेस की थी, दोनों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारें ज्यादा पहल की, आपसे जानना चाहेंगे? जी देखिए, क्योंकि इससे पहले के इतिहास को भी देख लें तो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो यूएन में हिंदी में उन्होंने भाषण किया था और उसके ऊपर उनको गौरव था। और खास करके आरएसएस और भगिनी संस्थाओं को इस बात का हमेशा गौरव रहता है कि राष्ट्रभाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में भाषा का प्रयोग किया जाए हर एक स्तर पे। और उनके जो राजनाथ सिंह जी पूर्व प्रमुख थे, वो भी बहुत शुद्ध हिंदी भाषा बोलते हैं। लेकिन मैं जब इन्होंने इतिहास की बात की है तो मैं बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी के राष्ट्रभाषा के बारे में क्या विचार है। मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा कि राष्ट्रभाषा का सूचन, जब बंधारण का मुसद्दा तैयार हो रहा था, तब राष्ट्रभाषा का सूचन प्रांतीय भाषाओं को गौण या सामान्य बनाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि देश के सुचारू व्यवहार के लिए किया जाता है। और इसीलिए किया जाता है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का स्थान पहले से सर्व स्वीकार्य है। ये महात्मा गांधी जी के विचार थे और जिसके ऊपर हमने अमल किया। और अपने देश के संविधान में भी आर्टिकल 351 से लेके 343 से लेके 351 में भाषाओं के बारे में बताया गया है। और उसमें खास करके आर्टिकल 351 जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को निर्देश दिया गया है, तो उसके ऊपर कार्य करते हुए केंद्र सरकार ने जो कुछ भी किया है वो अच्छा किया है। जी, अच्छा किया है। बावजूद इसके अभी की जो बातें आ रही है सामने, सरकार बने अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, बावजूद इसके पहले से सरकारें 10 सालों से काम कर रही थी। पहले की सरकारें और अभी की सरकार में क्या फर्क आपको हिंदी को लेकर दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी के जो मंत्री हैं, पूरे के पूरे मंत्री अगर देखेंगे तो हिंदी में शपथ लिया था उन्होंने। जैसे इन्होंने बताया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों का विभाजन और नवनिर्माण भी कांग्रेस के समय में ही पहले हुआ था। लेकिन सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी नई है और बहुत जल्दी ये मुद्दा उन्होंने छेड़ा है, तो ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से सीधा, जिनका सरोकार है, उनके ऊपर कार्य करना चाहिए। और ये एक भावनात्मक मुद्दा है, एक हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इनके ऊपर राजनीति कम होनी चाहिए और सर्वसम्मति सबको साथ रख के सबका विचार, सबका साथ लेके कुछ उनको निर्णय करना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि हिंदी, क्या हम इसे विश्व लैंग्वेज, विश्व की भाषा बना सकते हैं? क्या ये कोशिश होनी चाहिए? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है हिंदी की। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से हिमांशु पटेल जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से करुणानिधि, जयललिता, उमर अब्दुल्ला ने आवाज़ बुलंद किया है, रामदास ने, कि
इस तरीके से जो कांग्रेस मोदी सरकार ने जो पहल की है वो पहल नहीं होनी चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना समर्थन देगी? देखिए, ये मोदी सरकार ने जो एनडीए गवर्नमेंट ने दो सर्कुलर इश्यू किए। एक तो दूसरा एक सर्कुलर जब उन्होंने ओथ ली थी 26 मई को, दूसरा ही 27 मई को आया था कि हर एक सोशल मीडिया में हर एक जो ऑफिसर्स और वो जो नेता है वो अपनी ट्वीट या फेसबुक पे या यूट्यूब पे वो हिंदी में प्रसारित करेंगे। उसके बाद दूसरा एक सर्कुलर आया, वो उनके कॉन्ट्राडिक्टी था, उनके दोनों सर्कुलर ही कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। बाद में ये दूसरा इश्यू आता है, तो दूसरे सर्कुलर में उन्होंने बोला था कि जो हिंदी में प्रमोट करेगा उसको हम ये 2000 रुपीज और 1200 या 600 रुपये कुछ अमाउंट फिक्स की हुई है वो देंगे। यानी उनके ही दोनों ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम में से जो सर्कुलर हुए थे वो कॉन्ट्राडिक्ट होते थे। बाद में ये करुणानिधि, जयललिता और वाइको और अभी सीपीएम में भी इसका अपोज किया है। तो करुणानिधि ने और जयललिता ने वही बोला है कि अभी आप जो अभी प्रेजेंट में इश्यू चल रहा है आप उसको डेवलपमेंट की बात कीजिए। अब हिंदी लैंग्वेज और ये नॉन हिंदी लैंग्वेज को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप ऐसा समझते हैं कि जो नॉन हिंदी बोलते हैं वो सेकंड सिटीजन होते हैं। आप हिंदी को प्रमोट करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वो नॉन हिंदी बोलते हैं उसको सेकंड सिटीजन बोलते हैं। वो करुणानिधि ने बताया। कैसे मान लिया जाए जो हिंदी नहीं बोलते वो सेकंड? नहीं, वो करुणानिधि ने बोला, मैंने नहीं बोला, वो करुणानिधि ने बोला है। तो देखिए, ऐसी भावनाएं अगर हमारे मन में रहेगी तो हम कैसे बढ़ सकेंगे? पर वही ये इश्यू है, मैंने बताया आपको इसलिए कि एक इतना बर्निंग इश्यू है। देखिए, आर्टिकल 19 में हमारे संविधान के 19 आर्टिकल 19 में जो ये धारा है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर एक हिंदुस्तानी दूसरी जगह जा रहा है, अगर बिहार का या फिर यूपी का, अगर तमिलनाडु जा रहा है, केरला जा रहा है, तो उसको बोलने के लिए एक लैंग्वेज तो चाहिए। अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है तो चलिए कोई बात नहीं, मगर अगर हम अपनी भाषा में अगर कम्युनिकेट करें उससे, तो ये क्या बेहतर नहीं है? वो नागरिक के लिए तो कोई है ही नहीं। ये बात सब ब्यूरोक्रेट्स मुख्यमंत्री तो बढ़ावा तो मिलना चाहिए, बढ़ावा तो मिलना चाहिए। ये सर्कुलर आया हुआ है, आप समझो बात। ये सर्कुलर जो एक स्टेट, वन स्टेट टू सेंटर एंड दूसरा है कि जो हिमांशु जी आप अपने पार्टी का रुख स्पष्ट करें इस मामले में। देखिए, हमारी पार्टी का रुख तो स्पष्ट ही है और हमने वो आज़ादी से ही हमारा रुख स्पष्ट कर दिया है। हम सभी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं और सभी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दे के ही हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो भी जो लैंग्वेज एक्ट था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसमें भी उसका प्राधान्य दिया हुआ है। तब उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री आप प्रमोट करें जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी ये कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने भी ये कहा था और इंदिरा जी में ये सभी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देने की बात की है। कोई लैंग्वेज को ऐसे कर्टेल नहीं कर सकते और सभी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई हुई है। चलिए आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चीन ने चीनी भाषा को इस्तेमाल किया। आज चीन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। अब भारत की बात करें तो हिंदी नेपाल, मॉरिशस, गयाना और भी अन्य देशों में ये बोली जाती है। तो क्या ये कोशिश होनी चाहिए विरोध को छोड़ करके कि हम हिंदी को विश्व लैंग्वेज बनाएं, विश्व की भाषा बनाएं, क्योंकि 50 करोड़ लोग इस भाषा को पूरे विश्व भर में बोलते हैं। यह कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए और यह कोशिश मिलके होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जितनी विविधता और किसी देश में नहीं है और शायद इसीलिए और किसी देश में भाषा को लेकर हमारे जितना बवाल नहीं होता है। तो ये भाषा की विभिन्नता है, सांस्कृतिक विविधता है, वो हमारी राष्ट्र की खूबसूरती है, उसको हमें संजो कर रखना चाहिए, न कि उसको विवाद का मुद्दा बनाना चाहिए। जी। एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा कि तमिलनाडु में हाई कोर्ट में ये अपील फाइल की गई है कि हिंदी वहाँ पर स्कूलों में पढ़ाई जाए। वहाँ एक कानून के तहत 10वीं तक तमिल पढ़ाना अनिवार्य है। तो जिस तरीके से ये अपील की गई है और जिस तरीके से ये कहा गया है, तो इसे किस रूप में देखते हैं? मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भाषा किसी के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। अगर वहाँ के लोगों को चाहिए रेफरेंडम चाहिए या वहाँ की गवर्नमेंट तय करती है असेंबली में, तो पढ़ा नहीं चाहिए। शिक्षा विभाग तय करता है तो पढ़ा नहीं चाहिए लोगों को। वहाँ तो वैसा है वहाँ पे नियम कि आप तमिल ही पढ़िए, तमिल 10वीं तक पढ़ना अनिवार्य है, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है वहाँ पर। तो एक माँ ने अपने बच्चे के लिए ये अपील दायर की है उन्होंने हाई कोर्ट में, तो उनके अपील को किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो मुझे पता नहीं है वो माँ है वो तमिल है या हिंदी भाषी है। उनका कहना यह है कि अगर उनके बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी सीखते हैं, तो दूसरे राज्य में उनको नौकरी मिल सकती है। जी, तो उनकी कोशिश को आप सही मानते हैं?
नहीं, उसकी उनकी कोशिश को मैं सही मानता हूं। अगर उसको कहीं भी हिंदी अपने बच्चे को पढ़ाने की सुविधा तमिलनाडु में नहीं है तो उनकी कोशिश सही है। अगर तमिलनाडु में कई स्कूल ऐसे उनको मिलते हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं तो वो अपने बच्चे को हिंदी स्कूल में रख सकती है। लेकिन इस मुद्दे पे मैं गुजरात का आपको रवैया दिखाऊं तो गुजरात हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया है 2010 में कि गुजरात में हिंदी भाषा भाषी लोग माइनॉरिटी है और इसीलिए हिंदी भाषा की स्कूलों को गुजरात में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का सभी लाभ मिलना चाहिए। जी जी जी। ऐसे में पटेल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विवाद है, हिंदी को लेकर विवाद शुरू हो गया है, तो ऐसे में क्या इस मुद्दे को विवाद का मुद्दा बनाया जाना चाहिए या फिर हम सभी मिलकर हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये मैंने शुरू से ही बताया, हिंदी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना वो शुरू से ही एक विवाद का मुद्दा रहा है। और जब तक ये पहले से ही अभी 1986 के बाद ये मुद्दा नहीं उठा था तो तब तक सभी चीज महाराष्ट्र विधानसभा में देखिए, मुद्दा नहीं उठा था। वो महाराष्ट्र मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी की बात है कि एक विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में हिंदी में शपथ लेने के दौरान, उसके बाद में ये मूवमेंट पे हुआ था ना, ये हाँ, इस साल में हुआ था, 1986 के बाद नहीं हुआ था, 2009 की बात है। हाँ, 2009 की, यानी ये रिसेंट मूवमेंट में बात हुई थी। जी, तो इसके बाद 1986 के बाद ये इश्यू नहीं हुआ था। तो जो चीज चल रही है और सभी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हो और इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सभी अभी एक टेक्नोलॉजी के युग में आप ट्वीटिंग भी करते हो और आज की तारीख में भी देख लो, पीएमओ की ट्वीट भी आती है, वो भी अभी इंग्लिश में ही आ रही, हिंदी में भी नहीं आ रही, चाहे उन्होंने 27 में का सर्कुलर क्यों दिखाया हो। यानी हर एक चीज टेक्नोलॉजी में, और गूगल और वो सब में तो अभी लैंग्वेज का भी आ रहा है। आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, तो ये भाषा पे इतना विवाद करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जो अभी प्रायोरिटी में जो महंगाई का इश्यू है, डेवलपमेंट का इश्यू है, उस पर ज्यादा ध्यान दे तो उससे देश आगे बढ़ेगा और सभी भारतवासियों को उसका लाभ मिलेगा। जी, तो आप दोनों यहाँ स्टूडियो में आए और इस चर्चा में आप दोनों ने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे थे हिमांशु पटेल जी और पत्रकार हमारे साथ सरस्वती चंद्र आचार्य जी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे आज हिंदी हंगामा है क्यों बरपा, इस मुद्दे पर, जबकि हिंदी में कामकाज को लेकर के केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है तो उस पर विरोध शुरू हो गया है और ये विरोध क्या रंग लाता है और क्या हम पूरे देशवासी हिंदी को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम जिस तरीके से ये कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, तो क्या हम हिंदी को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से योगदान देंगे। आज के मुद्दा में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।